और यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। दिस इज धीरेन्द्र तिवारी। सो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे MSI 03 मास्टर ऑफ हिस्ट्री या मास्टर ऑफ आर्ट हिस्ट्री के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम इग्नू अपडेट्स को भी लेके आते हैं। इग्नू अपडेट्स में वो सारी चीज़ें होती हैं जो इग्नू में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है, लेटेस्ट न्यूज़ होता है जो आपके लिए ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना हो। ओके, तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। अभी हम बात करेंगे चैप्टर 16, जो कि है उत्तर आधुनिकतावादी हस्तक्षेप। चूँकि ये मेरे अपने नोट्स हैं जो मैंने अपने लिए बनाए थे, इसलिए मैं उन्हीं में से पढ़ा रहा हूँ। बुक्स बहुत लेंदी हो जाता है, 20-20, 25-25 पेज का होता है, तो मैंने उसको सॉर्ट करके अपने लिए नोट्स बनाया था। तो मैं सोचा वहीं से आपको बता दूँ ताकि समझने में भी आसानी हो और आप ईज़िली लिख सकें। तो चूँकि ये नोट्स हैं तो राइटिंग में कुछ समझने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ प्लीज़ उस पर ही ध्यान दीजिए। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर आधुनिकतावादी हस्तक्षेप में आधुनिकतावादी परंपरा कि आधुनिकतावादी परंपरा क्या थी। तभी हमें पता चलेगा कि उत्तर आधुनिकतावादी हस्तक्षेप क्या होता है। ठीक है, आधुनिकतावादी परंपरा जो थी वो यूरोप में आधुनिकता की प्रक्रिया पुनर्जागरण के आसपास शुरू हुई थी। इसका केंद्र आधुनिक विज्ञान के उद्भव एवं विकास में था। कि जो आधुनिक विज्ञान, चूँकि हमने देखा था कि जो पुनर्जागरण हुआ था रेनेसांस से हुआ था, वो था क्या, वो विकास था साइंटिफिकली। उसके बाद नॉलेज, इस तरह से उसका जो डेवलपमेंट था उसी को हम पुनर्जागरण कहते हैं। तो वही कह रहा है कि विज्ञान के उद्भव और विकास के साथ ही साथ शुरू हुआ था। आधुनिकतावाद ने यूरोप में सामंतवाद या मध्यकाल के पतन की शुरुआत की और एक ऐसे युग का आरंभ किया जहां तर्क को सर्वोपरि माना जाता था। क्योंकि आप सबको पता है कि यूरोप में सामंतवाद बहुत दिनों तक हावी था। उसमें या तो राजा या जो सामंत था वो हेड होता था या फिर चर्च हेड होता था। आप चर्च के किसी भी चीज़ को काउंटर नहीं कर सकते थे, उस पर प्रश्न नहीं उठा सकते थे। लेकिन हुआ क्या कि आधुनिकतावाद जैसे ही पुनर्जागरण शुरू हुआ, तो पुनर्जागरण के साथ साथ लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, तर्क करना शुरू कर दिया कि अगर ये ऐसा कहा जा रहा है तो क्यों, और अगर ऐसा है तो क्यों। तो प्रश्न उठाना शुरू कर दिया और वही से आधुनिकतावाद शुरू हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं कि आधुनिकतावाद दार्शनिकों और विचारकों से लेकर मार्क्स और वेबर सबने मध्यकालीन मूल्यों, विश्वासों और आस्थाओं की आलोचना की। देखो, यहाँ इंपॉर्टेंट यही है कि जितने भी आधुनिकतावाद के दार्शनिक थे या विचारक थे, वो हों या फिर मैक्स हो जाएं, वेबर हों, जितने भी लोग थे या जो भी जितने भी विचारक थे, फिलोसफर थे, आप कह सकते हो कि सबने जो मध्यकालीन मूल्य थे, विश्वास थे, आस्थाएँ थी, उन सब की आलोचना की। उनका कहना था कि कोई भी चीज़ बिना तर्क के नहीं की जा सकती। अगर कोई चीज़ है तो तर्क करना अनिवार्य है, उसका एक लॉजिक होना चाहिए। तो इस तरह से ही ये आधुनिकतावाद शुरू हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं कि आधुनिकतावाद में निम्न मूल्यों और विश्वासों को शामिल किया जाता था। कौन कौन से मूल्य और विश्वास शामिल किए जाते थे आधुनिकतावाद में, ये हम देखते हैं। चूँकि जो हम एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, पूरी बुक ना देख के भी अगर आप इन पॉइंट्स को ही समझ लेंगे तो वहाँ पे जाके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। 5-6 पेज 7 पेज आराम से एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो क्या क्या मूल्यों को शामिल किया जाता था? सबसे पहला है आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी की सटीकता और उपयोगिता में विश्वास। पहले इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं किया जाता था, लेकिन आधुनिकतावाद में ये सारी चीज़ें, देखिए आधुनिकतावाद वर्ड को ही समझिए, इट इज़ टोटली डिनोटेड लाइक मॉडर्निज्म या मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है, तो मॉडर्नाइजेशन से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी आप वो कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी की सटीकता और उपयोगिता में विश्वास। दूसरा, प्रबोधन के सिद्धांत में विश्वास कि समाज को तर्क के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। इनलाइटमेंट होना चाहिए कि भाई आप किसी भी चीज़ को ऐसे ही फॉलो मत कर लो कि वो फॉलो करते थे या चर्च ने कहा या राजा ने कहा तो मैं फॉलो करूँ। आपको तर्क करना आना चाहिए, तर्क होना चाहिए। उसके बाद थर्ड है मानव इतिहास की रेखीय, प्रगतिशील और पारदर्शी दिशा में विश्वास। कि जो मानव इतिहास है उसका एक प्रोग्रेसिव अप्रोच होना चाहिए, एक ट्रांसपेरेंट जो वे होता है कि क्या चीज़ें हुई हैं, कैसे हुई हैं या क्या चल रही हैं, वो सब कुछ सबके सामने होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा फोर्थ है विशेषता की तुलना में सार्वभौम सिद्धांत पर ज़्यादा से ज़्यादा निर्भरता। ये जो सार्वभौमिक सिद्धांत है, तो जो मतलब कि जो विशिष्टता है, किसी भी चीज़ के स्पेशलाइजेशन की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है कि सब
कुछ होना चाहिए, सार्वभौमिक सिद्धांत होना चाहिए जो हर किसी पर अप्लाई हो सके, हर चीज़ों पर लागू हो सके। तो आप ये लिख सकते हैं कि विशिष्टता की तुलना में सार्वभौमिक सिद्धांत पर ज़्यादा से ज़्यादा निर्भरता वो देता है, उसकी बात करता है। उसके बाद लास्ट है कि इस बात में विश्वास कि आधुनिक विज्ञान और तर्क प्रकृति पर विजय पाएगा तथा समृद्ध स्वतंत्रता और नश्वरता के भय से मुक्त जीवन प्रदान करेगा। तो वहाँ यहाँ यही बताने की कोशिश की गई कि आधुनिक विज्ञान और तर्क जो है वो प्रकृति पर विजय पाएगा, मतलब जो चीज़ें चली आ रही हैं उन पे साइंस और जो तर्क है, तर्क वितर्क की जो चीज़ें हैं वो मतलब हावी हो जाएगा या वो सही होता है, और बाकी जो चीज़ें हैं स्वतंत्रता नश्वरता का जो भय भय है उससे आपको मुक्त प्रदान करेगा। इट मीन्स कि आपके पास एक क्लियर अप्रोच रहेगा कि आप क्या कर रहे हो। अब हम बात करते हैं उत्तर आधुनिकतावाद। उत्तर आधुनिकतावाद उत्तर आधुनिकतावाद से तात्पर्य उस दर्शन से है जो आधुनिकता के दर्शन के बाद और इसके विपरीत पैदा हुआ था। तो उत्तर आधुनिकतावाद का मतलब सिंपल से आप समझ रहे होंगे कि जो आधुनिकता के दर्शन के बाद हुआ था और इसका उल्टा था। तो उसको हम चलिए एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं क्या है वो। तो उत्तर आधुनिकतावादियों का यह विश्वास है कि हम आधुनिकता से परे जा चुके हैं और यह युग उत्तर आधुनिकता युग है, उत्तर आधुनिक युग है। मतलब कि आधुनिकता के बाद की जो युग है उसको हम उत्तर आधुनिक युग कहते हैं। फ्रेडरिक जेम्सन का मानना है कि उत्तर आधुनिकता एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है जो पूंजीवाद की प्रकृति में क्रांतिकारी परिवर्तन के जरिए शुरू की गई थी। मतलब कि सिंपल सी चीज़ थी कि जो पूंजीवादी प्रकृति थी, वो जो पूंजीवादी प्रकृति में परिवर्तन जो हुआ था, जो पूंजीवादी प्रकृति शुरू हुई थी, उसके जरिए ये आधुनिकता उत्तर आधुनिकतावाद शुरू हुआ था। अभी नेक्स्ट पॉइंट से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उत्तर आधुनिकतावाद इस बात पर जोर देता है कि हम एक ऐसी नई सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का जन्म हो रहा है या जन्म ले रहे हैं जो वैश्वीकरण और उपभोक्तावाद के ज़बरदस्त विकास की तरफ हमें ले जा रही है। तो ये जो उत्तर आधुनिकतावाद है कि मतलब आधुनिकतावाद तो था ही, तर्क वितर्क की जो चीज़ें थी उससे एक स्टेप और आगे जा रहा है, जहाँ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का जन्म हो रहा है जो वैश्वीकरण और उपभोक्तावाद के ज़बरदस्त विकास की तरफ हमें ले जा रहा है। मतलब वर्तमान में जो चीज़ें चल रही हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये उत्तर आधुनिकतावाद की बात हो रही है। अब मुख्य धारणाएं क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद ने सार्वभौम ज्ञान के लिए दार्शनिकों के दावे पर सवाल खड़ा किया। इसने ज्ञान के आधार की खोज की भी आलोचना की। मतलब उत्तर आधुनिकतावाद ने जो सार्वभौम ज्ञान के लिए जो दार्शनिक का दावा था कि कोई ऐसा ज्ञान जो सभी के लिए अप्लाई हो, सार्वभौमिक हो, उस पर भी सवाल खड़ा किया। इन्होंने ये भी पूछा कि ज्ञान का जो आधार है, जो आप खोज कर रहे हो वो गलत है या वो कैसा है, इस पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया। मतलब सवाल खड़ा करता है जो उत्तर आधुनिकतावाद है। दूसरा है कि उत्तर आधुनिकतावाद सत्य को हासिल करने के विज्ञान के दावे पर भी पर्दा उठाता है। यह किसी को पूर्ण नहीं मानता। इसके अलावा यह तथ्यों और विश्व का प्रतिनिधित्व करने के मानव और समाज विज्ञान के दावों को खारिज करता है। तो उत्तर आधुनिकतावाद जो कह रहा है कि सत्य को हासिल करने के विज्ञान के दावे पर से भी पर्दा उठाता है। अब ये कहता है कि यह किसी को पूर्ण नहीं मानता, मतलब कि कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि जो कंप्लीट हो और वो किसी और चीज़ों पर अपना प्रतिनिधित्व करे। इनका मानना है कि नहीं, सब बराबर हैं या कोई भी पूर्ण नहीं हो सकता। उसके बाद ये कह रहे हैं कि इसने विश्व के आधुनिकतावादी संगठन तथा ज्ञान के आधारी स्वरूप पर भी प्रहार किया। उत्तर आधुनिकतावाद ने दी आधारों पर आधारित ज्ञान को हमेशा चुनौती दी और बदले में बहुलताओं विविधताओं विभेदों पर जोर दिया। मतलब ये चीज़ें दिखाने की कोशिश की जा रही है कि नहीं आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की बात नहीं कर सकते कि जैसे नहीं ये हो सकता है कि अगर मैं एक्सप्लेन करूँ कि नैरो पॉइंट को छोड़ के ये थोड़ा सा ब्रॉड कॉन्सेप्ट को देखने की कोशिश करते हैं। अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे नहीं, ये किसी विशिष्ट की बात नहीं करते। आप ये बात नहीं करते कि आप कोई एक पर्सन प्रतिनिधित्व कर ले, ये विविधता की बात करते हैं, ये बहुलता की बात करते हैं। हम जब डिफरेंस देखेंगे तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, और आपको ऊपर अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो डिफरेंस से इतना क्लियर हो जाएगा कि पूरे पॉइंट को आप आसानी से समझ लेंगे। तो देखिए आधुनिकतावाद उत्तर आधुनिकतावाद में क्या क्या डिफरेंस है। देखिए ये अभिनवजनवाद हैं, ये क्लोजर हैं, मतलब कि ये किसी पर्टिकुलर ग्रुप या उसकी बात करते हैं, लेकिन ये जनप्रिय होते हैं। उपभोक्तावाद और लचीलापन इनमें होता है, और इनमें निरंकुशता होती है लेकिन इसमें लचीलापन होता है। अब आधुनिकतावाद में
उच्च संस्कृति, परंपरा, गुणता, मितव्ययिता, अनुशासन होता है। लेकिन उत्तर आधुनिकतावाद थोड़ा सा और ब्रॉड होता है। ये लोक संस्कृति की बात करता है, ये अवकाश, मौज मस्ती, खुलापन, मतलब कि ये सबको टाइम देता है। ये एक ऐसी, देखो आप थोड़ा सा इमेजिन कर लो कि ये आधुनिकतावाद जो है, ये तो फिलहाल मॉडर्न की बात हो रही है, जो आज का समय है। और ये थोड़ा सा पहले का समय है, जब औद्योगिकरण, जो हमने देखा ना था कि वहाँ पे औद्योगिकरण हुआ था, या फिर जब पुनर्जागरण हुआ था, ये तब का समय है। तो तब कैसा सिस्टम रहा होगा और अब कैसा सिस्टम है, उन्हीं दोनों में जो डिफरेंस है वही है आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिकतावाद। तो उस समय मितव्ययिता थी, अनुशासन ज़्यादा था, परंपराएं चलती थीं। लेकिन आज थोड़ा सा खुलापन आ गया है, छुट्टियां मिलती हैं, मौज मस्ती होती है, लोक संस्कृति की बात होती है। तो ये डिफरेंस आ गया है, तो इसकी हम बात कर रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि 2 पॉइंट और हैं। यहाँ पे समग्रता की बात करता है, ये व्यक्तिवाद की बात करता है। उसके बाद ये है नियोजन, ये है उपयोगितावाद, प्रयोगधर्मिता, एक रूपता और अनेक रूपता। यहाँ भी यही बात हो रही है कि अब देखिए, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिकतावाद जो हमने बात की थी। आधुनिकतावाद आप मान के चल सकते हैं कि जो औद्योगिकीकरण हुआ उस समय ये आधुनिकतावाद था। और उत्तर आधुनिकतावाद जो था वो आज का समय है। आज का समय मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा निर्भरता है, लोगों को स्पेस दिया जाता है, बहुसंस्कृतिवाद की बात की जा रही है। अगर किसी से काम लिया जा रहा है तो खुलापन है, ट्रांसपेरेंसी है, और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन औद्योगिकरण के समय जो आधुनिकतावाद आई थी, चूँकि वो जो उसके पहले जो तर्क वितर्क थे, वो जो गॉड पे ज़्यादा बिलीव था, या जो चर्च थे, जो सामंतवाद थे, आप फेस टू फेस समझिए। पहले चर्च था, चर्च, राजा, सामंतवाद, इन सब को तोड़ के आया आधुनिकवाद, आधुनिकतावाद। इनको तोड़ के, चूंकि इनके बाद ही पुनर्जागरण शुरू हुआ था, तो ये सब शुरू हुआ इसके एडवांस में। इनको क्रिटिसाइज करके ये सारी चीज़ें आई, जो कि उस समय लेटेस्ट मानी जाती थी, इसलिए इनको कहा जाता है आधुनिकतावाद। लेकिन अब चूंकि आज के समय में आपको पता है कि धीरे धीरे संस्कृति चेंज होती है, धीरे धीरे समय बदलता है। तो जब समय बदला तो ये चीज़ें भी पुरानी होने लगी और इनको भी क्रिटिसाइज किया जाने लगा कि नहीं, इनमें भी कुछ गलतियाँ हैं। तो इनको बदल के ये कर दिया गया जिसको बोला गया उत्तर आधुनिकतावाद। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें वो सारी खूबियाँ हैं जो आज के समय में हैं, जैसे उपभोक्तावाद, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन जिसको हम वैश्वीकरण कहते हैं, बहुसंस्कृतिवाद, ये सारी चीज़ें आज की जो खूबियाँ हैं उनमें हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं था, तो इसको मैंने अपने नोट्स के ज़रिए समझाने की कोशिश की है। अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई और कुछ भी चीज़ जानना है, समझना है, तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसे ठीक करने की। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।